डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम देखा था। उसमें हमने देखा था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन साई होता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। हमने ये भी देखा था कि वेव फंक्शन साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका नॉर्म्स स्क्वायर किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। नॉर्म साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। और यहाँ से ऑर्बिटल का कंसेप्ट निकल के आया था। न्यूक्लियस के अराउंड वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स की शेप किस प्रकार की होती है। डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है, तो उनकी शेप को किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है और कैसी उनकी शेप होती है, कितने ओरिएंटेशन होते हैं, ये आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो अपना टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को समझने से पहले हम टू कर्व को यहाँ पर देखते हैं। जो फर्स्ट वाला कर्व है वो 1s ऑर्बिटल के लिए है और सेकंड वाला कर्व 2s ऑर्बिटल के लिए बनाया गया है। इस कर्व में हम साई स्क्वायर, जो कि r है यहाँ से न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, तो साई स्क्वायर r को डिस्टेंस r के कोरस्पॉन्डिंग प्लॉट किया गया है इन दोनों कर्व में। तो यहाँ पर हम जब 1s ऑर्बिटल का कर्व देखते हैं, ये जो जीरो वाली पोजीशन है ये न्यूक्लियस को बताती है। तो इसमें देखते हैं हम जो ही न्यूक्लियस से दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एकदम से जीरो हो जाती है, उसमें सडन फॉल होता है। यदि हम 2s ऑर्बिटल के लिए इस कर्व को देखें तो ये थोड़ा सा अलग अपने को मिलता है। यहाँ पर न्यूक्लियस से दूर जाने पर इनिशियली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में सडन फॉल होता है, ये जीरो पर आती है। उसके बाद और आगे जाने पर इसमें इंक्रीज होता है, एक पॉइंट पर आने के बाद ये मैक्सिमम होती है और उसके पास घटते घटते वापस जीरो पर पहुंच जाती है। इस प्रकार के पैटर्न 1s और 2s ऑर्बिटल्स में अपने को देखने को मिलते हैं। इस 2s ऑर्बिटल्स के ग्राफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मैक्सिमा और इस मैक्सिमा, इसके बीच में अपने को एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या साई स्क्वायर r की वैल्यू जीरो है। ऐसे पॉइंट्स को, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को ऑर्बिटल्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो मिलती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिलती है। ऐसे पॉइंट्स को नोडल सरफेस कहा जाता है, या इनको सिंपली हम नोड भी कहते हैं, नोडल सरफेस। नोडल सरफेस, नोडल सरफेस किसी ऑर्बिटल्स में वह प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यदि हम यहाँ पर s ऑर्बिटल्स का कर्व देखें तो इसमें अपने को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें एक भी नोडल सरफेस नहीं है। जबकि हम 2s ऑर्बिटल्स के प्लॉट में देखें, 2s ऑर्बिटल्स के कर्व में देखें तो यहाँ पर हमने को एक पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब 2s ऑर्बिटल में एक नोडल सरफेस होती है। नोडल सरफेस टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्फेरिकल नोडल सरफेस, स्फेरिकल नोडल सरफेस, और दूसरी होती है प्लेनर नोडल सरफेस। स्फेरिकल नोडल सरफेस को रेडियल नोड भी कहा जाता है। यही नाम हम ज़्यादा यूज में लेते हैं, रेडियल नोड। और प्लेनर नोडल सरफेस को एंगुलर नोड कहा जाता है। यदि हम किसी ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसमें n-l-1 रेडियल नोड होते हैं, जबकि एंगुलर नोड की संख्या उसमें उसके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l के बराबर होती है। इन फॉर्मूलाज की सहायता से हम किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड और एंगुलर नोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हम आगे
ऑर्बिटल्स के लिए p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स के लिए हम देखेंगे कि उसमें कितने रेडियल नोड है, कितने एंगुलर नोड है और उसमें टोटल नोड्स कितने हैं। टोटल नोड्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल नोड्स किसके बराबर होंगे? ये रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, इनके सम के बराबर होंगे। रेडियल नोड अपने n-1, n-l-1 और एंगुलर नोड होता है l, तो इसका टोटल आएगा n-1। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल्स में टोटल n-1 नोड्स पाए जाते हैं। हम यदि किसी ऑर्बिटल्स की शेप को विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए जनरली अपन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स को यूज में लेते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम में हम किसी ऑर्बिटल्स के अंदर उस रीजन को बाउंड करते हैं, उस रीजन को एनक्लोज करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब चूंकि एक ऑर्बिटल में ऐसे कई रीजन होते हैं, कई रीजन हो सकते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट होती हो, तो अपने को एक ऑर्बिटल्स के लिए कई प्रकार के बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा रीजन जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट हो। अब यदि हम किसी ऑर्बिटल्स को वास्तव में विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसकी शेप के बारे में हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, उसकी शेप को देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम को कंसीडर करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, वेरी हाई हो। कितनी? 90%, वेरी हाई, वेरी हाई, ये 90%। हम ऐसे रीजन को किसी ऑर्बिटल्स में ऐसे रीजन को एनक्लोज करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 90% हो, और जब उस रीजन को हम एनक्लोज करते हैं तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने आती है। देखते हैं कौन से ऑर्बिटल की शेप किस प्रकार की होती है, इन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स की हेल्प से हम देखते हैं। सबसे पहले देखें एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू भी अपने को एक सिंगल वैल्यू मिलती है 0। इसका मतलब एस ऑर्बिटल्स के केवल एक ओरिएंटेशन होता है। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल सिमेट्री होती है। स्फेरिकल एक 3D शेप है। यदि हम इसको बोर्ड पर बनाएं, एक 2D सरफेस पर बनाएं, अपने पेपर पर बनाएं, तो अपने को सिंपली एक सर्किल मिलता है। जैसे हम इस प्रकार एस ऑर्बिटल को बना सकते हैं। ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन चूंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए अपने को ये एक सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है। एस ऑर्बिटल्स में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस हम जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू भी सेम मिलेगी, क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल होती है। किसी स्फेयर में आप किसी भी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको वहाँ पर सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बात करें इसकी शेप n की वैल्यू से किस प्रकार चेंज होती है, तो यदि हम n = 1 अर्थात 1s, उसकी शेप भी स्फेरिकल है। n = 2s, उसकी शेप भी स्फेरिकल है। n की कितनी वैल्यू बढ़ा दो, s ऑर्बिटल की शेप हमेशा स्फेरिकल ही रहेगी। फर्क क्या पड़ेगा, n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ s ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती जाती है, और जो जो साइज इंक्रीज होती जाती है उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। यदि हम साइज का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ साइज,
तो ये इस प्रकार अपने को मिलता है 1s ऑर्बिटल, 2s, 3s, 4s एंड सो ऑन। 4s 3s से बिगर होता है, 3s 2s से बिगर होता है, 2s 1s से बिगर होता है। 1s न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। यदि हम नोड्स की बात करें तो सबसे पहले देखें हम जैसे 1s ऑर्बिटल्स के लिए, 1s ऑर्बिटल्स के लिए तो इसमें रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने देखा था n-1 -l। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, l 1 और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, तो इसमें रेडियल नोड आएगा 0। और एंगुलर नोड ये l के बराबर होता है और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, तो इसमें रेडियल नोड भी 0 है, एंगुलर नोड भी 0 है, तो टोटल नोड्स मिलेंगे अपने को, टोटल नोड्स ये मिलेंगे 0। यदि हम 2s ऑर्बिटल्स की बात करें, 2s ऑर्बिटल्स तो इसमें रेडियल नोड n-1 -l, n की वैल्यू 2s ऑर्बिटल के लिए 2 होगी, 2 -1 -0 तो ये आएगा 1। 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है, एक स्फेरिकल नोडल सरफेस उसमें होती है। एंगुलर नोड ये होगी l के बराबर और 0, तो इसमें टोटल नोड हो जाएंगे, टोटल नोड्स ये हो जाएंगे 1 + 0 मतलब 1। 2s ऑर्बिटल में 1 नोड्स होता है। कैसी होती है देखो 2s ऑर्बिटल्स की शेप, जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, चार्ज क्लाउड डायग्राम से हम इसको देखें तो ये अपना न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, और ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता रही है। इस प्रकार ये 2s ऑर्बिटल्स होता है। इसमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत हाई मिलती है, लेकिन इसके बीच में इस स्पेयर में ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, तो अपने को इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रेडियल नोड मिलता है। स्फेरिकल शेप है, अपने को यहाँ पर प्लेन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्फेरिकल शेप है। स्फेयर में यदि आप एज्यूम करोगे तो आपको यहाँ पर एक होलो स्फेयर की सरफेस दिखाई देगी, वही इसका एक रेडियल नोड होता है। आगे चलते हैं हम p ऑर्बिटल्स की तरफ। p ऑर्बिटल्स स्टार्ट होता है n = 2 से, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स 2p, फिर आगे हम चलेंगे 3p, 4p, इस प्रकार p ऑर्बिटल्स होते हैं। p के लिए n की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो p ऑर्बिटल्स की शेप देखें हम, p ऑर्बिटल्स किस प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम 2p ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं, 2p ऑर्बिटल। इसके लिए अपने को 3 एक्सिस बनाने पड़ेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इनके अपोजिट यहाँ पे -x मिलेगा, इसमें -z और ये -y। सेम एक्सिस इनमें भी होगी, x -x, z -z, y
माइनस वाई, जेड माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि अपने को ये वाली एक्सिस जेड ही लेनी है या ये वाली एक्सिस एक्स ही लेनी है। आप कोई सी भी एक्सिस को एक्स, कोई सी को वाई और कोई सी को जेड ले सकते हो, लेकिन तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2p ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो इसके लिए L की वैल्यू होती है p ऑर्बिटल्स के लिए 1। हमने पहले टेबल्स देखी है। इसके लिए यदि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें तो ये मिलेगी -1, 0 और 1। कितनी वैल्यू मिलती है टोटल? 3 वैल्यू अपने को p ऑर्बिटल्स की मिलती है। इसका मतलब p ऑर्बिटल्स के टोटल 3 ओरिएंटेशन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाए हैं। देखें किस प्रकार होते हैं p ऑर्बिटल्स। ये फर्स्ट ऑर्बिटल्स है p, ये x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, x एक्सिस पर है। इस ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं 2px। दूसरे वाले ऑर्बिटल्स को देखें, ये वाला ऑर्बिटल्स y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इस ऑर्बिटल्स को कहते हैं 2py। तीसरा p ऑर्बिटल्स z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा। इस ऑर्बिटल्स को कहते हैं 2pz ऑर्बिटल्स हम कहते हैं। यदि यहाँ पर हम p ऑर्बिटल्स की शेप देखें तो हमें p ऑर्बिटल्स में 2 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। p ऑर्बिटल्स में 2 सेक्शन होते हैं, प्रत्येक सेक्शन को एक लोब कहा जाता है। देयर आर 2 सेक्शंस और 2 लोब्स इन p ऑर्बिटल्स। इसकी शेप डंबल के जैसी होती है, डंबल शेप p ऑर्बिटल्स की होती है। जहाँ पर ये दोनों लोब्स या दोनों सेक्शन मिलते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियस को बताता है। यहाँ पर न्यूक्लियस की पोजीशन है। यदि हम इसमें नोड्स की बात करें तो इसमें नोड्स कहाँ पे होगी अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 3D में हम सोचें तो यहाँ पर ये px x एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर हम प्लेन को एज्यूम कर सकते हैं। कौन सा प्लेन होगा? वो YZ प्लेन होगा, जो यहाँ से गुजरेगा, इस पॉइंट से गुजरेगा और इन दोनों लोब्स को बराबर भागों में बांट देगा। उस प्लेन पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 मिलेगी। यदि हम 2py की बात करें तो यहाँ पर XZ प्लेन जो है वो इसको 2 भागों में बराबर बांटेगा। उस XZ प्लेन पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। यदि हम pz की बात करें तो यहाँ पर XY प्लेन इन दोनों लोब्स को बराबर भागों में बांटेगा। वो प्लेन न्यूक्लियस से या ओरिजिन से गुजरेगा और उस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो इसमें यहाँ पर p ऑर्बिटल्स में 2p ऑर्बिटल्स में प्लेनर नोडल सरफेस अपने को मिल रही है, जिसे हम एंगुलर नोड भी कहते हैं। इसको लिए हम यदि नोड्स की कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले देखें रेडियल नोड। रेडियल नोड कितने रेडियल नोड्स होंगे इसमें? n-1 -l। n की वैल्यू 2px के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 और -1 और l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो रेडियल नोड्स इसमें 0 होगी। एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड ये होती है l की वैल्यू इसके लिए 1 होती है। तो 2px में एंगुलर नोड होगी 1, तो इसमें टोटल नोड्स हो जाएगी, टोटल नोड्स ये हो जाएगी 0 + 1 और ये 1। टोटल नोड्स को हम डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है n-1 उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या वही आती है क्या? n-1, n की वैल्यू यहाँ पर
2-1, ये भी 1 ही आ रही है। तो यदि टोटल नोड्स अपने से पूछी जाए तो हम डायरेक्ट n-1 फॉर्मूला से पूछ सकते हैं। और वो टोटल नोड्स कैसे आई, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड का सम होती है। इनकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। अब हम बात करें 3 टाइप्स के 2p ऑर्बिटल्स अपने को मिल रहे हैं। ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, केवल इनमें डिफरेंस होता है इनके ओरिएंटेशन पर। जो px ऑर्बिटल्स है वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है, जो py ऑर्बिटल है वो y ऑर्बिटल्स के अलोंग ओरिएंटेड होता है, जबकि z ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है। केवल इसके ओरिएंटेशन में अंतर है, बाकी इनकी एनर्जी में और शेप में कोई अंतर नहीं होता है। यदि हम कहें कि जितनी एनर्जी 2px की होती है उतनी ही 2py की होगी और उतनी ही 2pz की होगी। और यहाँ पर 2px, 2py और 2pz इनको यदि हम इस m से रिलेट करें तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि px के लिए -1 वैल्यू होगी, py के लिए 0 होगी और pz के लिए 1 होगी। ये वैल्यू किसी को कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, केवल ये अपने को टोटल ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। m की 3 वैल्यू मिली, इसका मतलब p ऑर्बिटल्स के टोटल 3 ओरिएंटेशन है। यदि हम एनर्जी की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो सेम s ऑर्बिटल की तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ने के साथ साथ p ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो 2px इससे ज़्यादा 3px, 4px, या आप यहाँ पे x हटा सकते हो, केवल सिंपली p भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर होती है तीनों p ऑर्बिटल्स की। तो नंबर ऑफ n बढ़ने के साथ साथ p ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इसकी साइज इंक्रीज होती जाती है। ये था अपना p ऑर्बिटल्स। अब हम देखें नेक्स्ट ऑर्बिटल है अपना d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स के लिए हमने देखा है l की वैल्यू होती है 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम m की वैल्यू निकालेंगे तो -m से लेके 0 और ये +m तक जाती है, हमने पहले देखा हुआ है। तो यहाँ m की वैल्यू अपने को मिलेगी m = -2, -1, 0, 1 और 2। टोटल कितनी वैल्यू मिल रही है? टोटल 5 वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब d ऑर्बिटल्स के टोटल 5 ओरिएंटेशन होते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम d ऑर्बिटल्स को। सबसे पहले फर्स्ट d ऑर्बिटल्स को देखें। देखो मैं बता दूं आपको, d ऑर्बिटल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या नेम्स हैं उनके? d xy, d xz, d yz, d x स्क्वायर, y स्क्वायर और d z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 जो नेम है, इसके 3 नेम्स है वो अपने को एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, dxy, dxz और dyz, जबकि 2 नेम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से हम बनाते हैं। इसमें भी जो dz स्क्वायर है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तीनों एक्सिस ही है, ये है x एक्सिस, ये y
और ये जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स किस प्रकार का होता है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स में वहाँ पर पी ऑर्बिटल्स में अपने को 2 लोब्स मिली थी, मतलब 2 लोब्स का एक पेयर मिला था। यहाँ पर 4 लोब्स के 2 पेयर्स अपने को मिलेंगे और वो 2 पेयर्स एक्स वाई प्लेन में होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। एक लोब्स वाला पेयर्स तो ये है एक्स और वाई इन एक्सिस के बीच में, और इधर भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में वो होता है। तो इसको बनाएंगे ये इस प्रकार अपना डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स होता है। ये एक्स वाई प्लेन में हम बात करें डी एक्स जेड की, तो डी एक्स जेड प्लेन में इसके लोब्स एक्स जेड प्लेन में होते हैं। देखिए ये एक्स और ये जेड, तो इसकी जो लोब्स अपने को मिलेगी ये 2 लोब्स तो बिल्कुल एक्स जेड, ये माइनस जेड और ये माइनस एक्स, इनके बीच अपने को बनानी है। और जो 2 अदर लोब्स है वो भी होगी तो एक्स जेड के बीच में, लेकिन ये वाई एक्सिस है तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका उनका ऐसा रहेगा अपना। ये वाई एक्सिस पर नहीं है, ये एक्स जेड प्लेन पर है। अब चले डी वाई जेड। डी वाई जेड कौन से प्लेन में होगा, ये वाई जेड प्लेन में होगा। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है और ये जेड है, इस वाले प्लेन में ये होगा। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। ये हमारा माइनस जेड, तो ये लोब्स और ये लोब्स। अब नेक्स्ट वाली 2 लोब्स, यह है डी वाई जेड। देखिए इसमें ये वाला एक्सिस तो अपने को दिखाई देगा, लेकिन जो माइनस एक्स है वो माइनस वाई है वो दिखाई नहीं देगा। अब चलें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सबसे सिंपल है। इसके लोब्स के ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रहते हैं। ये तो एक्स एक्सिस और 2 लोब्स रहेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये चारों लोब्स सिमिलर है, बराबर है, इनकी एनर्जी भी बराबर है। यह है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लास्ट में आता है अपना डी जेड स्क्वायर, तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है। इसमें 2 लोब्स तो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होती है और बाकी 2 एक्सिस इस जेड एक्सिस के चारों ओर इस प्रकार ये रहती है। तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, और हम यहाँ से नेम से भी देख सकते हैं, जैसे डी एक्स वाई, इसका मतलब ये कौन से प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। इसकी चारों लोब एक्स वाई प्लेन पर है। डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, इसमें लोब एक्स जेड प्लेन पर है। डी वाई जेड, इसमें लोब्स वाई जेड प्लेन पर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें 2 लोब्स तो है एक्स एक्सिस पर और 2 लोब है वाई एक्सिस पर, इसलिए हमने इसको नाम दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जबकि डी जेड स्क्वायर में 2 लोब्स इसकी जेड एक्सिस के अलोंग है और बाकी 2 लोब चारों ओर रहती है। अब बात करें हम इसके लिए नोड की, तो जैसे हम इसी को देखें तो यहाँ पर यह है एक्स वाई प्लेन में है। तो यदि हम एक प्लेन एज्यूम करें जो कहाँ से जाएगा, यहाँ से वाई प्लेन
वाई जेड प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन। तो ये प्लेन यहाँ से गुजरेगा और इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी दोनों प्लेन्स पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी दो प्लेन होंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। यहाँ पर भी हमने को दो प्लेन मिलेंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी और यहाँ पर भी दो प्लेन मिलेंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर भी अपने को दो प्लेन मिलते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, लेकिन वो कोनिकल प्लेन होते हैं, कोनिकल शेप उनकी होती है। तो यहाँ पर यदि हम नोड्स की कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स के लिए हम 3D ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं, 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, 3 से होती है। इसके लिए सबसे पहले रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-1 - l। n की वैल्यू 3 -1 और l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए होती है 2, तो 0। तो 3D ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड 0 होते हैं। देखते हैं एंगुलर नोड कितने होंगे इसमें। ये होते हैं सिंपली l, तो इसमें 2 एंगुलर नोड होंगे, तो टोटल नोड्स हो जाएंगे, टोटल नोड्स ये हो जाएंगे 0 + 2 = 0। n-1 से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने को इसमें दिखाई दे रहा है, अपने को 2 प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ओरिजिन से जा रहे हैं और जिन पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, तो इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को 2 एंगुलर नोड्स यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसा कि p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स में था, p ऑर्बिटल्स के 3 ओरिएंटेशन थे। हमने कहा था कि इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं लेकिन इनकी एनर्जी सेम होती है। उसी प्रकार पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, केवल इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर dz² की शेप भी डिफरेंट होती है, लेकिन यदि हम एनर्जी की बात करें तो पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। यदि हम एनर्जी E की बात करें तो dxy = dyz = dxz = dx² y² = dz²। पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। यदि n के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की बात करें तो नंबर ऑफ n बढ़ने के साथ साथ d ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ती है। s ऑर्बिटल्स की शेप अपने देखी स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल्स की शेप देखी हमने, उसमें 2 लोब्स होते हैं। d ऑर्बिटल्स की शेप हमने देखी, उसमें 4 लोब्स होते हैं। f ऑर्बिटल्स और है लेकिन उसकी शेप्स को हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी टिपिकल उसकी स्ट्रक्चर होती है, अपने सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक बार ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड और एंगुलर नोड की एक टेबल बनाते हैं, उससे अपनी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। वैल्यू ऑफ n, उसके बाद ले लेते हैं वैल्यू ऑफ l और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड्स। जैसे सबसे पहले बात करें हम n = 1 के लिए, n = 1, तो इसके लिए l की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, केवल एक वैल्यू पॉसिबल है 0, और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल होगा। इसके लिए रेडियल नोड n-1 - l ये होगी 0 और एंगुलर नोड l ये भी होगी 0 और टोटल नोड्स आ जाएगी 0। कर चुके हैं कैलकुलेशन हम इसकी। यदि हम n = 2 की बात करें तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग l की 2 वैल्यू मिलती है, 0 और 1। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल। ये हम देख चुके हैं किस प्रकार लिखते हैं। अब बात करें रेडियल नोड्स की, तो n - l - 1, n - l - 1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p ऑर्बिटल्स के लिए, s ऑर्बिटल्स के लिए 0 और -1। तो इसमें एक रेडियल नोड मिलेगा और एंगुलर नोड सिंपली l होता है, l की वैल्यू 0 है,
तो इसमें टोटल हो जाएंगे 1। इसी प्रकार 2p ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो इसमें रेडियल नोड मिलेंगे n -1 -l 2 -1 -1 0 और एंगुलर नोड मिलेगा l के बराबर 1। तो इसमें भी टोटल नोड्स हो गए 1। अब चलें n = 3। इसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी वैल्यू होती है? 0 1 2। 0 मतलब s ऑर्बिटल, कौन सा? 3s। 1 मतलब p ऑर्बिटल 3p। 2 मतलब d ऑर्बिटल 3p। इनके लिए देखें, सबसे पहले रेडियल नोड n -1 -l, n की वैल्यू 3 -1, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0। तो 3s ऑर्बिटल्स में टोटल 2 रेडियल नोड मिलेंगे। एंगुलर नोड सिंपली अपने को l की वैल्यू और टोटल आ गया 2। 3p ऑर्बिटल के लिए देखिए रेडियल नोड n -1 -l, n की वैल्यू 3 -1 और l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, तो ये मिलेगा अपने को 1। 3p ऑर्बिटल में 1 तो रेडियल नोड होगा और एंगुलर नोड 1, तो इसमें भी 2 टोटल नोड्स हो गए। सॉरी, ये 3p नहीं, ये 3d होगा, है ना। l = 2 है यहाँ पर। 3d के लिए देखें n -1 -l, n की वैल्यू 3 -1, l की वैल्यू 2 होती है, तो ये तो 0 आ गया। तो इसके लिए 3d ऑर्बिटल्स की रेडियल नोड 0 और एंगुलर नोड आएंगे इसमें 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएंगे इसमें 2। यदि हम देखें 4 के लिए तो 0 1 2 और 3 ये वैल्यू अपने को मिलेगी। 0 मीन्स 4s, 1 मीन्स 4p, 2 मीन्स 4d और 3 मीन्स 4f। इनमें कैलकुलेट करते हैं 4s। 4s के लिए n -1 -l, l की वैल्यू इसके लिए 0 होती है और ये 1, तो ये आएगा इसमें 3। टोटल 3 रेडियल नोड मिलेंगे और एंगुलर नोड 0, तो टोटल हो गई इसमें 3 नोड्स। 4p की बात करें तो 4 -1 और l की वैल्यू 1, ये आ गया 2 रेडियल नोड और एंगुलर नोड मिलेगा 1, टोटल हो गया 3। 4d की बात करें, इसमें 4 -1 -2, ये आएगा 1 और ये आएगा l के बराबर 2, ये आ गया 3। 4f की बात करें, इसमें n की वैल्यू 4 -1 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। इसका मतलब इसमें रेडियल नोड्स 0 और एंगुलर नोड l के बराबर 3, तो टोटल इसमें 3 नोड्स हो जाएंगी। यहाँ पर जो टोटल नोड्स मिल रही है वो अपने को n -1 के बराबर ही मिल रही है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके लिए n बराबर 0 है, इनके लिए n = 1 है, इनके लिए n = 2, इनके लिए n = 3 है और इनके लिए n = 4 है, इसके लिए n = 1 है। तो ये हमारे एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड्स किस प्रकार निकालते हैं, ये हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ n, डिफरेंट नंबर ऑफ l के लिए ये टेबल देखी है।